8। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हमारे शहर की संजीवन कॉलोनी से, जहां एक ही घर में मिली है 11 लाशें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 11 लाशें। इसका मतलब 11 मर्डर्स। और इन सारे मर्डर्स का प्राइम सस्पेक्ट 32 वर्षीय अमित वर्मा फरार है। आप स्क्रीन पर उसका चेहरा देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग घर अमित के नाम पर ही है और आखिरी बार वही घर में था। लेकिन अभी अमित कहाँ है? इस सवाल के जवाब को अभी भी पुलिस ढूंढ रही है और इसलिए इंस्पेक्टर ऋषि मेहता खुद अपनी मां उर्मिला मेहता को ही इंटेरोगेशन रूम में लेकर आ गए हैं। अमित का लास्ट टाइम कांटेक्ट उर्मिला जी से ही हुआ था और अब उनका इंटेरोगेशन शुरू हो गया है। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए रिपोर्टर्स देश भर में लोगों तक इस केस से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। वहीं दूसरी ओर 57 वर्षीय उर्मिला जी इंट्रोगेशन रूम में ऋषि के सामने बैठी हुई थी। मरने से पहले उनके पति आईपीएस थे, लेकिन उन्हें कभी भी पुलिस स्टेशन की चौखट भी पार करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। पर आज किसी मर्डरर से उनका एसोसिएशन उनके झुर्रियों से भरे सर पर पसीने का कारण बन रहा था। माँ, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। जो कुछ हुआ है आप खुलकर और सच सच बोल दीजिए। मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऋषि ने रिकॉर्डर ऑन किया। बात दरअसल कल शाम की है। मैं अपने पपी को सैर करवा कर वापस आई तो मैंने देखा कि अमित के घर के बाहर कोई खड़ा हुआ है। वो आदमी बहुत सस्पिशियस लग रहा था। उसके लंबे बाल, घनी दाढ़ी और अजीब से कपड़ों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भिखारी हो। तब मैं उसके पास रुकी। वो बासी ले रहा था। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वो अमित ही है। तब मैंने उससे पूछा, आ ही गए तुम आखिरकार? तब उसने वो बासी लेकर कहा, हाँ आंटी, जस्ट अभी भी आया हूँ। कैसी हालत बना रखी है तुमने अपनी? कितने दिन से नहाए नहीं हो? बहुत बदबू आ रही है। मैं 3 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहा था आंटी। अभी आज ही यहाँ पहुंचा हूँ। अब आ गया हूँ तो अंदर जाके सोने से पहले जरूर नहाऊंगा। इतना कहकर वो फिर से उबासी लेने लगा। कुछ नहीं आंटी, बस इस घर को मिस कर रहा था। बहुत दिन हो गए ना यहाँ से निकले हुए, लगभग 8 महीने। जब से यहाँ से निकला हूँ तब से चैन की नींद ही नसीब नहीं हो पाई। अब ऐसा लग रहा है कि अंदर जाके जल्दी से सो जाऊं, पर ये पैर ही काम नहीं कर रहे हैं। अब वो तुम ही जानो अमित। कितनी बार तो लोग मुझसे पूछते हैं कि इस घर का ओनर कौन है। क्या ये बिकाऊ है? क्या ये लीज पर देने के लिए है? तब मैं उनसे कहती हूँ कि तुम यहाँ रहते हो, लेकिन कोई भी मेरी बात का विश्वास ही नहीं करता। यहाँ तक कि हमारी कॉलोनी के बच्चे उसे भूतिया घर कहते हैं। अगर यहाँ बॉल चली जाती है तो लेकर भी नहीं आते। मैं लोगों को बता ही नहीं पाती कि तुम कहाँ रहते हो, कितने दिन के लिए जाते हो और आखिर तुम करते क्या हो। तुम कब बताओगे मुझे? अब आंटी, भूत के नाम से ही सही, कम से कम लोग इस घर को और मुझे परेशान तो नहीं करते। इतना कहकर वो हंसने लगा। उसने मेरा क्वेश्चन इग्नोर कर दिया था कि वो करता क्या है। मैं उसे 4 साल से जानती हूँ, लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं। और जब मैं उससे पूछती हूँ वो हमेशा बात टाल देता है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि अमित एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो सकता है? डिटेक्टिव? और वो भी अमित? क्या तुम सच कह रहे हो ऋषि? हाँ माँ, बिल्कुल सच। वो अपने केसेस के सिलसिले में ही बाहर जाता था और गायब रहता था। वो इस सब को प्राइवेट रखना चाहता था, इसीलिए शायद उसने आपको कभी इस बारे में बताया नहीं। फिर क्या हुआ? तब मैंने उससे कहा, अच्छा अब तुम आ ही गए हो तो कल सुबह तक कहीं जाना मत। मेरा बेटा पुलिस ट्रेनिंग से इंस्पेक्टर बनकर वापस आ गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलो। तुम अभी सो जाओ, कल सुबह मैं ही उसे तुम्हारे यहाँ लेकर आऊंगी। और हाँ, कल लंच हमारे यहाँ पर ही करना है। और हाँ, बस तुम आज रात को ही कहीं भाग मत जाना। मेरी इस बात को सुनकर वो हंसा और अंदर चला गया। तब मैं भी घर आ गई। ऋषि ने रिकॉर्डर को बंद किया। ठीक है माँ, आप जा सकती हैं। उर्मिला जी अपनी जगह से उठी और बाहर निकलने से पहले उन्होंने ऋषि से कहा, ऋषि,
अमित को तुम अरेस्ट कर भी लो तो उससे आराम से बात करना। वो इस तरह का आदमी नहीं है जो इतने लोगों को मार दे। जरूर कुछ और बात होगी। तुम बस चीजों को अच्छे से हैंडल करना और अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो बाहर निकल गई। बाहर खड़े रिपोर्टर्स उर्मिला जी से क्वेश्चन करने लगे। उर्मिला जी, क्या कोई और भी इसमें इन्वॉल्व था? क्या आपने किसी और को भी देखा था? आपको कैसे पता चला इन मर्डर्स के बारे में? और क्या अमित ने और भी मर्डर्स किए हैं? उर्मिला जी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो पुलिस जीप में बैठकर वहां से चली गई। तब न्यूज चैनल्स पर फिर से अमित की फोटो और 11 मर्डर्स की हेडलाइन चलने लगी, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि अमित भी उस न्यूज को देख रहा था। न्यूज रिपोर्टर्स की बातें सुनकर और हेडलाइंस देखकर उसे गुस्सा आने लगा। झूठ, सबका सब झूठ। बंद कर दो, श्रुति बंद कर दो इसे, वरना टीवी को फोड़ दूंगा मैं। श्रुति ने तुरंत टीवी बंद कर दिया। ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा अमित। सब तुम्हें मर्डरर डिक्लेयर कर चुके हैं। तुम्हारे गुस्सा करने से चीजें सही नहीं हो जाएंगी। अरे तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सबसे पहले तो अपनी आवाज नीचे करो। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी पुलिस को इन्फॉर्म करके तुम्हें अरेस्ट करवा सकती हूँ। बट आई वॉन्टेड टू हेल्प यू और उसके लिए तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अमित ने तब अपना गुस्सा निगल लिया। अब क्या चाहती हो तुम? सच, एक एक डिटेल जो भी तुम्हें याद हो मुझे सब बताओ, तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगी। अमित ने कुछ सोचा और फिर एक गहरी सांस ली। ठीक है, पर मैं उम्मीद करूंगा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। जब मैं कल रात अपने घर पहुंचा तो बहुत थका हुआ था और इसीलिए अपनी नेबर से बात करके मैं घर के अंदर चला गया। 8 महीने बाद वहां गया था मैं, इसलिए पूरा घर धूल से सना हुआ था, पर मैंने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया और किचन में चला गया। वहां मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था, क्योंकि किचन में एक अलग ही तरह की फ्रेग्रेंस फैली हुई थी और डाइनिंग एरिया की पूरी जगह घर के कंपैरिजन में ज्यादा साफ दिख रही थी। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम हो, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने एक शेल्फ खोलकर उसमें से फूड पैकेट निकाला, उसे कुक किया और खाना खा के मैं नहाने चला गया। कांच के सामने खड़े होकर जब मैंने अपने आप को देखा तो जैसे मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था। बहुत दिनों के बाद मैंने अपनी शक्ल देखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जेल से भागा हुआ कैदी हूं। पर मैंने सोचा अब जो भी होगा वो सुबह ही करूंगा, और फिर नहाने के बाद मैं ऊपर वाले अपने बेडरूम में सोने चला गया। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और उसकी आवाज सुनते हुए मुझे कुछ ही देर में नींद आ गई। मैं आराम से अपने बेड पे सो रहा था और पता नहीं अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह के पास कुछ है। मेरे रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं, इसीलिए मेरी आंखें जल्दी से खुल गई और तब मैंने जो देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। मेरी नाक से 2 इंच की दूरी पर एक गन थी जिसे पकड़कर एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने मेरे हेड की ओर एम कर रखा था और वो शूट करने ही वाला था। कमरे में अंधेरा था, इसीलिए मुझे वो प्रॉपर दिख नहीं पा रहा था, लेकिन उसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और शायद उसे पता नहीं चला कि मेरी आंखें खुली हुई थी। इस बात का फायदा उठाकर मैं जल्दी से अपने बेड पे रोल हो गया और एक तरफ नीचे गिर गया। वो हैरान हो गया और मैं मौका देखकर वहीं खड़ा हो गया। वो कौन था मैं इस बात को फिगर आउट कर पाता इससे पहले ही उसने मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया। मुझे उसकी हल्की सी शैडो दिख रही थी, इसीलिए उसके अटैक्स को डिफेंड करने में प्रॉब्लम आने लगी। लेकिन फिर मेरी आंखें उस अंधेरे को एडजस्ट करने लगी और मैंने भी अटैक किया। मैं उस पर अटैक कर रहा था, पर उसके रिफ्लेक्सेस भी मेरी तरह ही तेज थे। वो एक ट्रेन्ड आदमी था। अगले अटैक से पहले उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक जोर की किक मेरे चेस्ट के ऊपर मारी, जिसकी वजह से मैं पीछे दीवार से टकरा गया। तब मैंने चिल्ला के पूछा कि कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा करके मैंने खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि जो आवाज आई उसको फॉलो करते हुए वो मेरी तरफ आया और उसने फिर से अपनी गन मेरी तरफ पॉइंट कर दी।
पर उसे अच्छा शॉट चाहिए था, इसीलिए वो मेरे थोड़े और पास आया और तब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों गन छीनने की कोशिश करने लगे और इस स्ट्रगल में हम कमरे की चीजों से टकराने लगे और वो सारी की सारी चीजें नीचे गिरने लगी। पर वो आदमी बहुत स्ट्रांग था और तभी उसने मुझे उठाया और फेंक दिया। मैं जमीन पर जा गिरा, लेकिन मेरे गिरने के साथ ही गन चल चुकी थी और उसके बुलेट सामने वाली दीवार पर जा लगी। गन में साइलेंसर था, इसीलिए कोई आवाज नहीं आई। जब मैं नीचे जमीन पर था तो मुझे लगा कि अब मेरा गेम खत्म होने वाला है और ये मुझे मार डालेगा। लेकिन उसने जब ट्रिगर दबाया तो गन में एक भी बुलेट नहीं थी। वो लगातार ट्रिगर दबा रहा था और जब खाली गन की आवाज मेरे कानों में आई तो मैंने सोचा कि अगर ये आदमी मुझे मारने आया था तो फिर इसकी गन में सिर्फ एक ही बुलेट क्यों थी। पर इससे पहले कि मैं कुछ और सोचता या खड़ा होता, उसने गन जोर से मेरी तरफ फेंकी जो मेरे सर पर लगी और मैं वहीं बेहोश हो गया। अमित, मैंने तुमसे क्या पूछा था और तुम मुझे कौन सी कहानी सुनाने लग गए? मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने उन लोगों का मर्डर किया या नहीं। देखो, मैंने जो बात बताई है वो बताना जरूरी था। अब तुम अगर आगे सुनोगी तो सब समझ जाओगी। मैं पता नहीं कितनी देर बेहोश पड़ा रहा, लेकिन जब मैं उठा तो माहौल बिल्कुल वैसा ही था। अब भी बारिश हो रही थी और कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और गन के वुंड से खून निकल रहा था। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था वो बस एक सपना था और मैं बस बेड से नीचे गिरा था, इसीलिए मेरे सर में दर्द हो रहा था। लेकिन अगले ही पल जब मैंने इधर उधर हाथ किए तो मुझे वो गन मिल गई और मेरा सपना हकीकत में बदल गया। मैंने गन पिक करते हुए कमरे की लाइट्स ऑन की। पूरा कमरा हमारी फाइट की वजह से फैला हुआ था और दीवार पर बुलेट का निशान साफ साफ दिख रहा था। मैं अब भी उस चीज को समझ नहीं पा रहा था और तब मैंने सोचा कि मुझे नीचे जाकर देखना चाहिए कि वो आदमी क्या चुरा कर ले गया है। पर जब मैं नीचे पहुंचा और जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे घर की डाइनिंग टेबल पर 11 लोग बैठे हुए थे। वो दिखने में अलग थे और सबके बैठने का ढंग भी अलग था, लेकिन उन सब में सिर्फ एक ही बात कॉमन थी। वो सब के सब मरे हुए थे। उन सब के सर में एक एक बुलेट थी और जिस गन से उनका मर्डर हुआ था वो गन मेरे हाथ में थी। इसका मतलब यही था कि उन सब का मर्डर मेरे ऊपर ही ब्लेम हो रहा था और एक ही रात में मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव से 11 लोगों का मर्डर बन गया जिन्हें उस आदमी ने मारा था जो मुझे मारने आया था। और अब मुझे कुछ भी करके उसे ढूंढना होगा और अपना नाम क्लियर करना होगा। अपनी मां का इंट्रोगेशन कंप्लीट करने के बाद ऋषि अभी भी वहीं बैठा हुआ था। कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उसे ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना था। उसने कुछ सोचा और वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। ऋषि को बाहर आते देख सारे रिपोर्टर्स उसकी तरफ अपना माइक लेकर भागने लगे। ऋषि सर, आखिर क्या अपडेट दिया आपकी मदर ने? क्या उन्होंने उन 11 लोगों में से किसी एक को भी आइडेंटिफाई किया? क्या आप उनमें से किसी का भी नाम या फोटो रिवील करेंगे या ये सिर्फ एक मिस्ट्री ही रहेगी? और क्या अमित को लेकर कुछ और अपडेट है जिसके लिए आप अभी बाहर जा रहे हैं? रिपोर्टर्स ऋषि से सवाल करने लगे, लेकिन उसने किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया और वो अपनी जीप में कांस्टेबल कावड़े के साथ बैठकर वहां से चला गया। कुछ ही देर में ऋषि की जीप अमित के घर के बाहर रुकी। वहां पर भी रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। साथ ही वहां कांस्टेबल्स भी खड़े हुए थे जो आम लोगों और रिपोर्टर्स को घर के अंदर जाने से रोक रहे थे। ऋषि सबके बीच में से होते हुए घर के अंदर चला गया और कावड़े ने उसे फॉलो किया। कावड़े, किसी भी कांस्टेबल को अंदर आने मत देना और तुम मेरे साथ चलो। कावड़े को ऋषि की आवाज में वही फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। वो तुरंत बाहर गया और कांस्टेबल्स को ऋषि का मैसेज देकर वापस आ गया।
तब ऋषि और कावड़े दोनों अमित के बेडरूम की तरफ जाने लगे। बेडरूम के अंदर घुसते ही कावड़े ने वहां की कंडीशन देखी और कहा, लगता है इधर बहुत ही बड़ा लोचा हुआ है साहब। नीचे लाशें और ऊपर ऐसी हालत। बहुत बड़ा साइको है ये आदमी। साइको तो है कावड़े, लेकिन ये साइको आगे कुछ करे इसके पहले हमें इसे पकड़ना होगा। तुम इस कंडीशन को देखो और फिर इसे। इतना कहकर ऋषि उस दीवार की तरफ बढ़ा जिसमें बुलेट होल था और उसे देखकर उसने कावड़े से कहा, मुझे इस बुलेट का सीक्रेट अभी भी समझ नहीं आ रहा। आखिर जब उसने 11 लोगों को नीचे गोली मार दी तो फिर ये एक गोली यहां क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कुछ और भी करने की कोशिश की हो, लेकिन हम उसे फिगर आउट नहीं कर पा रहे। ये केस जितना दिखता है उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या हमें मर्डर वेपन्स वाली गन मिली? नहीं साहब, सबने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो गन नहीं मिली और ना कोई फिंगरप्रिंट्स। उस आदमी को पता था कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए उसने सब जगह से अपने निशान मिटा दिए। जब ऋषि ने यह स्टेटमेंट सुना तो उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो अभी भी उस होल की तरफ ही देख रहा था। तब अचानक से उसका फोन बजने लगा जिसमें एक अननोन नंबर था। ऋषि ने पिक करते हुए कहा, हेलो, सब इंस्पेक्टर ऋषि मेहता स्पीकिंग। हेलो ऋषि सर, मैं अश्वनी बोल रहा हूं। मुझे अमित के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अमित का नाम सुनकर ऋषि की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने फोन को स्पीकर पर स्विच कर दिया। जी कहिए, मैं सुन रहा हूं। ऋषि सर, आप जिस आदमी के पीछे पड़े हैं वो वैसा नहीं है जैसा मीडिया में बता रहे हैं। उस आदमी ने मेरे पापा के 8 साल पुराने पेंडिंग मर्डर केस को सॉल्व करने में हमारी मदद की थी और वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। आप उसे कुछ मत करिए, वो मर्डरर नहीं है। जब ऋषि ने इस बात को सुना तो जैसे उसका पूरा फ्रस्ट्रेशन एक साथ बाहर निकला और उसने चिल्लाते हुए कहा, अब तुम डिसाइड करोगे कि कौन मर्डरर है और कौन नहीं। तुम हो कौन यार, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन लगाने की? सुबह से 25 बार ऐसे ही कॉल अटेंड कर चुका हूं। अमित ने ये नहीं किया, वो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा होता ही नहीं है। ये सारी बातें सुन सुनकर थक गया हूं मैं। मुझे मेरा काम मत सिखाओ। अब अमित इनोसेंट प्रूव हो उस दिन बात करना, और आइंदा फोन लगाया तो तुम्हें झूठे केस में अंदर कर दूंगा, और अपने जितने भी साथी हैं उन सबको इस बारे में बता देना। इतना कहकर ऋषि ने फोन कट कर दिया। कावड़े को अब समझ आ गया था कि ऋषि इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों दिख रहा है। तब ऋषि गुस्से में वहां से बाहर निकला और कावड़े भी उसके पीछे पीछे चला गया। जहां लोग ऋषि को बार बार फोन लगाकर अमित की स्टोरी बता रहे थे, वहीं दूसरी ओर जब श्रुति ने अमित की पूरी स्टोरी सुनी थी तो वो थोड़ी शॉक्ड थी। तब उसने अमित से पूछा, फिर क्या हुआ अमित? जब मैंने उन लोगों को देखा तो मैं विश्वास नहीं कर पाया। एक सेकंड के लिए लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं, लेकिन वो सपना नहीं था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास गया। सबके सर में एक गोली थी और उनकी आंखें ऊपर सीलिंग की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को देख रहे थे। मैंने पहले भी मर्डर्ड बॉडीज को देखा है, लेकिन ये वाला सीन ज्यादा हॉरिफिक था क्योंकि ये मेरे सामने मेरे घर में था। मैं अपने सेंसेस खोता इससे पहले मैंने चीजों को कंट्रोल करने के बारे में सोचा। मैं कुछ भी करके उन बॉडीज को कहीं ले नहीं जा सकता था और ना ही उनको हाइड कर सकता था। बारिश बंद हो गई थी और हल्की रोशनी सुबह का इंडिकेशन दे रही थी। तब मैं अपने काम पर लग गया। मैंने सबसे पहले हर उस जगह से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए जहां कल रात को मैंने हाथ लगाया था। फूड पैकेट का रैपर अपनी जेब में रख लिया, लेकिन मैंने अपना बेड सही नहीं किया। मुझे पता है कि पुलिस दीवार पे लगे उस बुलेट होल को इन्वेस्टिगेट करेगी और अगर उन्हें वहां सब कुछ नॉर्मल दिखता तो मेरा केस वीक हो जाता। मैंने बस गन को अपने पास रखा और मैं पीछे के रास्ते से
कोट और हैट पहनकर वहां से निकल गया। एक सेकंड, तुम इतनी आसानी से बाहर निकल गए और किसी ने तुम्हें देखा भी नहीं? मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है अमित। सच कहूं तो तुम्हारी स्टोरी धीरे धीरे अनबिलीवेबल और कवर अप स्टोरी टाइप की लग रही है। जब अमित ने श्रुति की बात सुनी तो उसे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसे यह पता था कि वो श्रुति के अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। यही बात सोचकर उसने अपनी कोट की इनसाइड पॉकेट से गन को निकाला और उसे पास ही में रखी टेबल पर रख दिया। श्रुति अब उस गन को देख रही थी। तब अमित ने कहा, यह वो गन है जो मैंने वहां से पिक की थी। तुम देख सकती हो उसे, इसमें कोई भी बुलेट्स नहीं है और ना ही मुझे झूठ बोलना पसंद है। मेरे घर के पीछे के रास्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। उसे मैं सिर्फ केसेस पर जाने के लिए यूज करता हूं और इसीलिए कोई मुझे देख नहीं पाया था। श्रुति अभी भी उस गन को देख रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे, जिससे अमित को थोड़ा रिलीफ हो गया था कि श्रुति उसकी बातों पर विश्वास कर रही है। तब श्रुति ने कहा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मुझे पता था कि शहर में एक तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं और इसीलिए मैं यहां आ गया। जब यहां पहुंचा तो गेट लगा हुआ था, पर मुझे मालूम था कि तुम कीज कहां रखती हो और मैं अंदर बैठ के आराम से रिलैक्स करने लगा। मैंने गन को टेबल पर रख दिया और तुम्हारे आने का इंतजार करने लगा, लेकिन तुमसे पहले ये तुम्हारा कजन आ गया। इतना कहकर अमित ने जॉन्टी की तरफ इशारा किया, जो एक कोने में बैठा हुआ इतनी देर से अमित और श्रुति की कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। उसने अपने सर पर एक आइस पैक रखा हुआ था, जिससे वो वहां हो रही स्वेलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तब अमित ने कहा, मैंने इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था और ना ही इसने मुझे। इसलिए जब इसने मुझे और फिर इस गन को देखा तो इसे लगा कि मैं यहां चोरी करने आया हूं। इससे पहले कि मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाता, इसने मुझ पर अटैक कर दिया। लेकिन ये नहीं जानता था कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं, इसलिए ये हार गया। बट इसे ये चोट लग गई और ठीक उसी वक्त तुम एंटर हो गई। तब फिर मैंने इस गन को वापस रख दिया और हम दोनों भी दूर हो गए। उसके आगे की कहानी तुम्हें पता ही है। अच्छा, अब मैं समझी कि जब मैं अंदर आई तो जॉन्टी ऑलमोस्ट बेहोश क्यों होने वाला था और तुम उसके ऊपर क्यों बैठे हुए थे। हाँ दीदी, बिल्कुल सही समझा आपने। लेकिन मुझे अमित की पूरी स्टोरी सुनने के बाद भी एक चीज समझ नहीं आई कि आप दोनों का रिलेशन क्या है। अमित को क्यों पूरे शहर में सिर्फ आप पर ही भरोसा है? क्योंकि अमित और मैं एक दूसरे को 6 साल से जानते हैं और हम रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। हम दोनों ही डिटेक्टिव वर्क में इंटरेस्टेड थे, इसलिए हमने एक एकेडमी ज्वाइन की थी और वहाँ ही सारी टेक्निक सीखी थी। वहाँ से क्वालिफाई होने के बाद हम दोनों ने साथ में कुछ केसेस पर भी काम किया और इसीलिए हमारा बॉन्ड अच्छा हो गया था। तब हमें एक बार सीबीआई की तरफ से ऑफर आया था कि हम उनके लिए एजेंट्स बन जाएं। मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अमित बस प्राइवेट डिटेक्टिव बनना चाहता था, इसीलिए हमारे रास्ते अलग हो गए। जब श्रुति ने अपनी बात कंप्लीट की तब वो अमित की तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था, लेकिन वो उसे कंट्रोल कर रही थी। वहीं जब अमित ने श्रुति की स्टोरी को सुना तो बिना कुछ कहे ही अपनी नजरें झुका ली। तब श्रुति ने अमित से पूछा, इन सब में मुझे एक चीज अभी भी समझ नहीं आ रही अमित। आखिर क्यों तुम वापस आ गए? क्या तुम अपनी उस जिंदगी से खुश नहीं थे? तुम अगर नहीं आते तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। ना तुम्हें प्रॉब्लम होती, ना ही मुझे। श्रुति की बात सुनकर अमित ने अपनी नजरें उठाई और उसकी तरफ देखा। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था, लेकिन श्रुति के सवाल को सुनकर इस बार अमित को फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग ने पूरी तरह घेर लिया था और तब उसने चिल्लाकर कहा, क्योंकि मैं थक गया था मैं भाग कर अपने पास से लड़ कर चीजों को सॉल्व करते करते हर जगह जाता था तो वही सोचता था जो मेरे साथ पहले हुआ था और बस उससे दूर भागने के लिए ये सब कर रहा था मैं। लेकिन जब ये लास्ट केस कंप्लीट किया तो मुझे समझ आया कि 8 साल पहले जो भी हुआ था मैं उसे बदल नहीं सकता। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ नहीं बदलने वाला। और इसीलिए मैं बस एक आराम की जिंदगी जीने के लिए यहां आया था।
पर मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा, वरना मैं यहां कभी नहीं आता। अमित की बात सुनकर श्रुति को अपना जवाब मिल गया था और तब उसने अमित से बस एक ही सवाल पूछा। पर अब तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें अब आराम नहीं मिल सकता, है ना? मुझे पता है कि तुम किसी केस में इन्वॉल्व हो जाओ तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हो, लेकिन इस बार चीजें अलग हैं अमित। अगर इस बार तुम भाग गए तब ही बच सकते हो। नहीं श्रुति, तुम गलत हो, बिल्कुल गलत। मैं अगर भाग गया तो शायद मैं तो बच जाऊं, पर एक बार उन लोगों के बारे में सोचो जो मेरे घर में थे। पुलिस ने अभी तक उनका नाम और फोटो रिवील नहीं किया है। इसका मतलब कुछ हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि ऐसे केस को छोड़कर मैं कहीं भी जाऊं। अगर मुझे पुलिस अरेस्ट कर भी ले तो मुझे उन लोगों को जस्टिस दिलवाना है। मेरी लाइफ से ज्यादा मुझे वो प्यारे हैं और चाहे कुछ भी हो जाए उन 11 लोगों को जस्टिस जरूर मिलेगा। यह गेम भले ही उस आदमी ने शुरू किया था, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानते हैं कि आपके दिल की धड़कनें भी रुकी हुई हैं और मन में यही सवाल चल रहा है कि आखिर कहाँ है अमित? क्या कभी पुलिस उसे पकड़ने में सक्सेसफुल हो पाएगी या फिर वो ऐसे ही मर्डर्स करता रहेगा? हमारे रिपोर्टर्स पूरे टाइम पुलिस स्टेशन के और अमित के घर के बाहर तैनात हैं और हम एक एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक अमित मिल नहीं जाता तब तक क्या हम सेफ हैं? इसका जवाब जानने के लिए देखिए हमारा डिस्कशन पैनल किलर डिटेक्टिव अब से कुछ ही देर में। न्यूज की हेडलाइंस और रिपोर्टर्स की बातों ने देश के बहुत सारे लोगों को टीवी के आगे आने पर मजबूर कर दिया और सबके जहन में बस अमित के लिए नफरत ही थी। कहीं पर लोग चाह रहे थे कि उसे फांसी की सजा हो जाए और कहीं पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अमित किसी आतंकवादी से कम नहीं है। लेकिन अमित को इस बात से सुकून नहीं था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई है। उसके मन में बस जल्दी से कुछ करने की इच्छा थी और वही इच्छा उसे फ्रस्ट्रेशन से भर रही थी। जब श्रुति ने अमित की बातों को समझने की कोशिश की तब अमित को थोड़ा रिलीफ हुआ था कि अब उसे श्रुति को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन श्रुति के मन में अब भी एक सवाल था। अमित, क्या तुमने उन 11 लोगों में से किसी को भी चेक किया? हो सकता है किसी तरह से वहां से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि हम उनकी आइडेंटिटी को जान सकें। हाँ श्रुति, ऑफ कोर्स चेक किया था मैंने उन्हें, वो भी ग्लव्स पहन के। बहुत ही नॉर्मल लोग थे वो, ना कोई फैंसी सूट्स ना कोई फैंसी स्टाइल। सबने नॉर्मल शर्ट और पैंट पहन रखे थे। उन सबकी पॉकेट्स में कुछ भी आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड नहीं था, ना कोई पर्स ना कोई कार्ड, बस कुछ पैसे थे। लेकिन उन सब में से एक आदमी था, उसकी पॉकेट में एक बैज बना हुआ था। रुको मैं उसे डिजाइन करता हूं। अमित ने पास ही टेबल पर रखे हुए पेन और पेपर को उठाया और वो उस पर स्क्रिबल करने लगा। उसका डिजाइन कुछ ऐसा था, एक सर्कल था, उसके अंदर वर्ल्ड मैप था जिसपे इंडिया साफ साफ दिख रहा था और उस वर्ल्ड के ऊपर एक ईगल था जिसके क्लॉज बहुत शार्प थे और अराउंड द बॉर्डर वहां पर 3 हिंदी वर्ड्स लिखे हुए थे, ये से नी क। आई नो कि इन वर्ड्स का कुछ तो मीनिंग जरूर होगा, लेकिन मैंने उस टाइम अपना फोन बंद कर दिया था और अभी तक मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब तुम्हें कुछ पता है क्या? श्रुति और जॉन्टी दोनों ही अमित के पास आ गए और उन लोगों को देखने लगे। लेकिन इससे पहले कि श्रुति कुछ कहती, जॉन्टी ने कहा, ये लोगो, क्या तुम पक्का कह सकते हो कि तुमने यही लोगो देखा था? हाँ जॉन्टी, मैं 100% श्योर हूं। मेरी मेमोरी फोटोग्राफिक है तो तुम इस पे डाउट नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या तुमने इस लोगो को कहीं देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है। मैं इस लोगो के रास्ते से रोज जाता हूं। मेरी कोचिंग क्लासेस उसी रास्ते पर हैं।
जहां इस लोगो का एक बैनर लगा हुआ है जिस पर एक आदमी की फोटो भी है। आज भी मैं वहीं से गया था, लेकिन मुझे पता चला कि उस रास्ते में किसी की डेथ हो गई है, इसलिए मैं वापस लौट कर आ गया था। इस लोगो का फुल फॉर्म स्पेल आउट करता है सेवा, निष्ठा और कर्म। इट्स लाइक अ मोटो। जब अमित ने जॉन्टी की बात सुनी तो उसकी आंखें चमकने लगी। उसे अपना पहला क्लू मिल चुका था, जहां से वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता था। वो अपनी जगह पर से खड़ा हुआ और उसने जॉन्टी के कंधों को पकड़कर उससे पूछा, क्या तुम मुझे वहां लेकर जा सकते हो? हाँ, मैं ले जा सकता हूं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम्स? सबसे पहले तो ये कि मैं बस रोज वहां से निकलता हूं जहां ये बैनर लगा हुआ है, लेकिन वो बस एक ऑफिस है, लाइक एक ब्रांच की तरह। ये आदमी कहीं और रहता है और वो मुझे पता नहीं, पर उस बैनर पर उसका नाम और एड्रेस लिखा हुआ है, तो हम वहां जा सकते हैं। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि हमें वहां जाना चाहिए या नहीं। न्यूज़ रिपोर्ट्स इतनी देर से चल रही हैं, लेकिन एक बार भी किसी का फेस या नाम फ्लैश नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि जिस आदमी के बैनर्स सिटी में लगे हुए हैं उसकी आइडेंटिटी पता करना इतना टफ है। हो सकता है कि ये आदमी शायद किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो और इसे ढूंढना हमारे लिए ही प्रॉब्लमेटिक बन जाए। भले ही जॉन्टी एक टीनेजर था, लेकिन अमित को समझ आ रहा था कि उसके थॉट्स में दम है और शायद ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पर अमित को यह भी पता था कि उसे ये चांस लेना ही पड़ेगा। शायद तुम सही हो जॉन्टी, लेकिन ये चांस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट अगर मुझे पता होगा कि उन 11 लोगों में क्या लिंक था, तो मैं उस मर्डर तक पहुंच पाऊंगा और अपना नाम क्लियर कर पाऊंगा। और इसके लिए मुझे ये रिस्क भी लेना पड़ेगा। पर अमित, रिस्क लेने में अगर तुम्हारा नुकसान हो गया तो क्या होगा? क्या होगा अगर तुम इस आदमी को ढूंढने जाओ, तब तुम्हें कोई स्पॉट कर ले और फिर पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने में 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगी। तुम बहुत सारी चीजों को बिगाड़ दोगे अमित। आई नो श्रुति की चीजें बिगड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा कि मैं इधर उधर भागूंगा और कुछ नहीं हाथ लगेगा? पुलिस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई होगी कि मैं एक डिटेक्टिव हूं। वो अब मेरे पास को बाहर निकालेंगे और फिर वो तुम तक पहुंच जाएंगे। तब चीजें इतनी बिगड़ चुकी होंगी कि मैं उन्हें सही करने के बारे में सोच भी नहीं पाऊंगा। इसीलिए मुझे अभी इस सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। और रही बात मुझे स्पॉट करने की, तो उर्मिला आंटी ने जो स्केच पुलिस को दिया है और जो मीडिया पे चल रहा है ना, वो बियर्ड और लंबे बालों के साथ है। मैं अभी शेव कर लेता हूं और साथ ही बाल भी ट्रिम कर लूंगा, तब एटलीस्ट लोग फर्स्ट टाइम में तो मुझे नहीं पहचान पाएंगे। अपनी बात कंप्लीट करके अमित ने अपनी कोट और हैट निकाल दी और फिर सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। श्रुति को पता था कि अमित कितना रिजिड है, इसीलिए उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। और जॉन्टी अपने आप को तैयार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेगी। एक बार फिर जब अमित ने अपने आप को कांच के सामने पाया, तो उसके लिए कल रात की मेमोरीज फ्लैश होने लगी। उसे अपने सर पर वो चोट दिख रही थी और गुस्से में आकर उसने पास ही में रखी सिजर्स उठाई और उससे अपने बाल काटने लगा। श्रुति और जॉन्टी दोनों अब भी वहीं खड़े अमित का इंतजार कर रहे थे। तब अचानक जॉन्टी को कुछ क्यूरियोसिटी हुई और उसने अमित के कोट की पॉकेट में से गन को निकाल लिया और उसे देखने लगा। तभी श्रुति ने एकदम से उसके हाथ से गन छीन ली। तुमने क्यों निकाला इसे? इतना कहकर श्रुति ने गन को वापस रख दिया, लेकिन वो ये नहीं देख पाई कि जॉन्टी ने अमित का फोन भी निकाल लिया था और डांट से बचने के लिए उसने धीरे से उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। अंदर वॉशरूम में अमित ने अपनी पूरी बियर्ड कट कर ली और वो बाहर आ गया। टीवी ऑन था और न्यूज चैनल पर डिस्कशन पैनल स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जो फोटो अमित के वहां पर दिख रही थी वो बिल्कुल भी अमित के करंट लुक से सेम नहीं थी। उसकी अनइवन कट की गई हेयर स्टाइल उसे एक पागल आदमी जैसा दिखा रही थी।
उसने अपना कोट और हैट पहन लिया, फिर जॉन्टी को इशारा किया और तब वो दोनों बाहर निकलने लगे। अपना ख्याल रखना अमित, और जॉन्टी का भी। हाँ श्रुति, और जब तक हम वापस नहीं आए तब तक प्लीज यहां से कहीं मत जाना। हो सकता है तुम्हें ट्रेस करने का काम शुरू हो गया हो। तुम सेफ रहना और किसी से भी मेरे यहां पर होने की बात मत कहना। अमित की बात सुनकर श्रुति ने गर्दन हिलाई और फिर उसे गले लगा लिया। अमित को श्रुति का केयरिंग नेचर बहुत टाइम बाद दिखा था, लेकिन वो उसे महसूस करके अच्छा फील कर रहा था। फिर वो दोनों अलग हुए और जॉन्टी के साथ अमित वहां से चला गया। अमित डिटेक्टिव होने की वजह से अपने लुक को बहुत अच्छे से हाइड कर रहा था और साथ ही वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे ध्यान से देखे, इसीलिए उसने अपने कोट की कॉलर को ऊपर कर लिया और वो जॉन्टी के पीछे बाइक पर बैठा हुआ था। शहर में घूमते हुए उसे थोड़ा नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा था और हर एक गली और शॉप उसे पुरानी यादों में ले जा रहे थे, पर उसका ध्यान अपने काम पर था। और कुछ ही देर में जॉन्टी ने बाइक को उस बैनर के सामने रोक दिया। वो ब्लू कलर का था, जिस पर वही लोगो था और साथ में एक आदमी का फोटो भी था जो स्माइल कर रहा था। उसे देखते ही अमित ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वही आदमी है जिसके सर में उसने गोली देखी थी। तब अमित ने उसका नाम और एड्रेस पढ़ा। सत्येंद्र भटवाड़ेकर, चौल नंबर 319, फूलदास नगर। फूलदास नगर? अरे ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। अब तुम्हें पता है क्या? मैं तो इस शहर में कुछ टाइम पहले ही आया हूं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन हम सर्च कर सकते हैं। अमित पोस्टर की तरफ ही देख रहा था, लेकिन इतनी ही देर में जॉन्टी ने अमित का फोन अपनी पॉकेट में से निकाल लिया, जो बंद था। जॉन्टी ने उसे ऑन किया और फिर एड्रेस सर्च करके कहा, मैप के अकॉर्डिंग ये 5 किलोमीटर दूर है, मैं वहां तक जा सकता हूं। जॉन्टी की बात सुनकर अमित ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जब उसे जॉन्टी के हाथ में अपना फोन दिखा तो उसने जल्दी से उसे छीन लिया और बंद कर दिया। अरे ये तो मेरा फोन है, ये तुम्हारे पास कहां से आया? अरे तुमने इसे ऑन क्यों किया? पुलिस मेरा फोन ट्रैक कर रही होगी। अरे इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आती क्या? देखो अमित, देखो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर चिल्ला सकते हो। श्रुति दीदी मुझे अपना फोन यूज करने देती है, इसलिए मैं इसे निकाल लाया था। अब अगर तुम्हें यह बहस करनी है कि ऐसा क्यों है तो हम वो कर सकते हैं, या फिर मैंने रास्ता देख लिया है तो हम यहां से चल सकते हैं। जॉन्टी की बात सुनकर अमित ने अपना गुस्सा निगल लिया, क्योंकि वो सही था। अभी बहस करने का टाइम नहीं है। और फिर वो दोनों वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन जॉन्टी ने यह नहीं सोचा कि अमित का शक बिल्कुल सही था। ऋषि ने अमित के फोन को ट्रैक करने के लिए आईटी टीम को पहले ही अलर्ट कर दिया था, और जैसे ही अमित का फोन एक्टिव हुआ, आईटी टीम के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई। तब कावड़े दौड़ता हुआ ऋषि के कैबिन में एंटर हुआ। क्या हो गया कावड़े, इतनी जल्दी में क्यों आए हो? सर फोन एक्ट। कावड़े आराम से एक गहरी सांस लो और बताओ। सर उस अमित का फोन एक्टिव हुआ था, सिर्फ 2 मिनट के लिए। क्या? सिर्फ 2 मिनट के लिए? क्या हमारी आईटी टीम ने उसे ट्रैक किया? हाँ सर, आईटी टीम ने भी ट्रैक किया और फोन की लोकेशन पर कुछ कांस्टेबल ने इंक्वायरी भी की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन आखिरी बार उसने फोन पर एक लोकेशन सर्च की थी और मुझे लग रहा है कि वो वहीं जा रहा है। कहाँ? फूलदास नगर। फूलदास नगर का नाम सुनते ही ऋषि की आंखें चमकने लगी। उसे अपना पहला क्लू मिल गया था और एक हल्की सी स्माइल के साथ उसने कहा, अलर्ट ऑल द टीम्स, जितने भी कांस्टेबल्स हैं सबको बोल दो कि अपनी राइफल्स तैयार कर ले। मुझे पता है वो कहां जा रहा है, बस हमें अब अलर्ट रहना होगा। अब तुम्हारा गेम खत्म होने वाला है। प्राइवेट डिटेक्टिव अमित